हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 28 सितंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो आपके अपकमिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में आप यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज मेंस में आंसर राइटिंग में अगर कहीं पर आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है, किस तरीके से आप इसे आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। तो काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए। इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। शुरू करते हैं 28 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। चले देखते हैं सर। तो जो पहली न्यूज है उसमें हमको सारना के बारे में बात करनी है। सारना क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं और उसके बाद में फिर ये न्यूज में क्यों है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सारना कोड ऑफ ट्राइबल्स फॉलोड बाय ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। मतलब सारना क्या है? सारना ट्राइबल्स जो हैं या फिर हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका एक कोड है और प्रोमिनेंटली इसको झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं या फिर जो ट्राइबल्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है। अंडर इट दे वर्शिप ट्रीज माउंटेन्स एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड फॉलो एंशिएंट ट्रेडिशंस एज देयर रिलीजन। तो सारना कोड के तहत में ये दो तीन चीजें करते हैं। सबसे पहले तो ये पेड़ों की वर्शिप करते हैं, जैसे यहाँ पे फोटो भी मैंने लगा रखी है, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं कि इस तरीके से पेड़ों की जो वर्शिप की जाती है जैसे यहाँ पे सारना ट्राइबल्स हैं, ये पेड़ों की वर्शिप वगैरह ही कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सारना कोड के तहत में की जाती हैं। सारना कोड इनको ये बोलता है कि आपने भाई पेड़ों की पूजा या आराधना करनी है, आपको इनकी वर्शिपिंग करनी है। तो पहली चीज कि इन पेड़ों की वर्शिप करते हैं ये, साथ ही साथ ये माउंटेन्स की भी वर्शिप करते हैं इसमें। इसी के तहत में ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्लस जो आदिवासियों की मान्यताएं चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशंस आदि काल से हजारों सालों से चले आ रहे हैं, जिनको हम लोग कई बार एंशिएंट ट्रेडिशंस भी बोलते हैं, ये उन ट्रेडिशंस को या फिर उन मान्यताओं का पालन करते हैं। ये सारी चीजें करते हैं क्योंकि सारना का कोड इनसे ये करने के लिए कहता है। और ये सारी चीजें जो जिसको करने के लिए सारना का कोड इनको कहता है, ये सारी की सारी चीजें ये अपने रिलीजन का पार्ट मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसे। सारना कोड का मतलब क्या है? एक ऐसा कोड बेसिकली एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है। जैसे आपको बोला जाए कि भाई आपने ये 1 2 3 काम करने हैं और ये चौथा और पांचवा काम आपने नहीं करना है, ये पूरा एक आपके पास में इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट है, इसका आपने पालन करना है, तो ये कहलाता है कोड। अब इसी चीज को अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए कि भाई एक रिलीजन को आप फॉलो करते हैं तो उसका ये कोड है, उसमें आप ये चीजें कर सकते हैं और ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब ये रिलीजियस कोड हो जाएगा। तो ट्राइबल्स भी उसी तरीके से डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है सारना कोड। उसके तहत में पेड़ों की पूजा करते हैं, माउंटेन्स की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा के अलावा ये आपके जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ जो है, इनकी रक्षा भी करते हैं। साथ ही साथ अपने जो पुराने आदिवासियों के तौर तरीके हजारों सालों से चले आ रहे हैं उनका ये पालन करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को ये अपने रिलीजन का, अपने धर्म का पार्ट मानते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सारना कोड लिस्ट है या फिर प्रिस्क्रिप्शन है डूज एंड डोंट्स की, कि आप ये चीजें करें तो अच्छा रहेगा और ये चीजें ना करें तो बेटर रहेगा। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है या फिर एक लिस्ट है। इसके तहत में ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, पेड़ों की पूजा, माउंटेन्स की पूजा, फॉरेस्ट या माउंटेन्स का प्रोटेक्शन, एंशिएंट ट्रेडिशंस का पालन। तो कई बार अब ये जो सारना कोड है इसका पालन करना और उसके चलते ये सारे के सारे कस्टम्स का पालन करना, क्योंकि आदिवासी अपना रिलीजन मानते हैं, तो कई बार ये जो कोड है इसको सारना कोड ना बोल के सारना रिलीजन भी बोल दिया जाता है। कई लोग जो हैं इसको सारना रिलीजन के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट ये नाम भी झारखंड में काफी ज्यादा प्रचलित है। तो ये तो हो गई सारना कोड की बात कि सारना कोड क्या होता है, या फिर जब भी आप सारना शब्द सुनेंगे तो उसका क्या मतलब है। अब सवाल ये उठता है कि सारना जो है ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे कि भाई क्योंकि आप सारना कोड को फॉलो कर रहे हो और सारना कोड को फॉलो करने के चलते आप ये सारी की सारी चीजें करते हो, और ये सारी की सारी चीजें करना आप मानते हो कि आपका रिलीजन है या फिर आपके धर्म का पार्ट है। तो क्योंकि सारना कोड आपसे कहता है कि भाई ये सारे कस्टम्स फॉलो करो और ये सारे कस्टम्स को फॉलो करना आप अपना धर्म या फिर अपना रिलीजन मानते हो, तो बेसिकली आपका रिलीजन कहां से निकल कर आ रहा है? सारना कोड से निकल कर आ रहा है। तो कई बार इसलिए इसको सारना कोड ना बोल के सारना धर्म या फिर सारना रिलीजन भी बोल दिया
जाता है, और वक्त वक्त पर झारखंड में ट्राइबल्स के जो कई इंस्टीट्यूशंस या लीडर्स हैं उनके द्वारा ये मांग उठाई भी जाती रही है कि भाई इस पर्टिकुलर जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर ये जो पूरा वर्शिप है सारना कोड से जो निकल कर आता है, इसको आप एक अलग धर्म का दर्जा दे दीजिए, इसको आप एक सेपरेट रिलीजन मान लीजिए। ये डिमांड काफी वक्त से झारखंड में कुछ लोग, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे लोग, मगर हाँ कुछ लोग इस डिमांड को कर रहे हैं। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को या प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो ये सारना कोड फॉर ट्राइबल्स है आप इसको रिकॉग्नाइज कर लो और इसको एक अलग धर्म की मान्यता दे दो, या फिर अगर रिलीजन की मान्यता नहीं भी अगर अभी हो पा रही है तो कम से कम आप इसको रिकॉग्नाइज कर लो कि ये सारना कोड है ट्राइबल्स का, और अकॉर्डिंगली इस कोड जब एक बार आप इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसके प्रोटेक्शन के लिए और इनके प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कई सारी चीजें फिर जो है आप कर सकते हो। जब आपने ट्राइबल्स के का ये जो कोड है इसका रिकॉग्निशन कर लिया, मान लिया कि ये कोड जो है एग्जिस्ट करता है और ट्राइबल्स जो है इसका पालन करते हैं, तो लीगली जब इसका एक्सेप्टेंस हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोटेक्शंस मिल जाएंगे, कानूनी तौर पे कुछ प्रोटेक्शंस मिल जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं सारना ट्रेडिशंस फॉलो करने वालों के वो प्रोटेक्ट होंगे, और उनकी एक अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है जिसको ये लोग इंसिस्ट करके बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग ये सारना कोड फॉलो करते हैं और इसी से हमारा रिलीजन निकल कर आता है, इसलिए हमारा रिलीजन सारना रिलीजन है, ये जो चीज है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये न्यूज थी, इसके चलते सारना कोड जो है या सारना काफी वक्त से न्यूज में बना हुआ था, इसलिए मैंने आपके साथ में ये शेयर किया। अब न्यूज तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देखिए ये न्यूज तो आती रहती है कि कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, वो सब चलता रहता है। ये न्यूज तो है मगर ये न्यूज ऐसा सच हमारे लिए कुछ खास काम की नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यह ध्यान रखना है कि सारना कोड क्या है, साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना है कि सारना कोड प्रोमिनेंटली कहां पे फॉलो किया जा रहा है और इसके तहत में ट्राइबल्स क्या क्या करते हैं। तो दो तीन सवाल यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सारना होता क्या है। अपने को याद रखना है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है ट्राइबल्स का जिसको प्रोमिनेंटली कहां फॉलो किया जाता है, झारखंड में। यही क्वेश्चन कि सारना कोड जो है वो कहां फॉलो होता है, जवाब झारखंड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कि सारना कोड जो है उसके तहत में आदमी क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता। तो ये सारी बातें हमको लाइन से याद रखना पड़ेंगी कि सारना कोड के तहत में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की या पर्वतों की पूजा होती है, पेड़ों का या पहाड़ों का या फिर आपके जंगलों का प्रोटेक्शन होता है, और पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, एंशिएंट ट्रेडिशंस जो हैं, पूर्वजों के हजारों सालों के पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उनका पालन होता है। ये कुछ क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको ध्यान में रखना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके क्या विचार हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से इनको जो है सेपरेट एक रिलीजन का मान्यता दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, और अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। तो फिर वहां पर भी आप सारना क्या होता है और उसमें किया क्या जाता है, क्या डिफरेंसेस हैं आपका जो मेन हिंदू रिलीजन है उससे, या क्या डिफरेंसेस बताए जाते हैं कम से कम बताने के लिए कि भाई ये वजह है जिसके चलते हम मानते हैं कि ये अलग है और इनको अलग रिलीजन का दर्जा देना चाहिए। वो सारी बातें लिखने के लिए कम से कम कुछ आपके पास में कंटेंट यहाँ से आ जाएगा। तो इतनी चीजें हैं सारना कोड के बारे में जिनका हमको ध्यान रखना है। चलें, ये हो गया सारना कोड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सेकेंड न्यूज है बिहार से। Bihar is set to get its second tiger reserve in Kaimur district by the end of year. First is the Valmiki Tiger Reserve in West Champaran district. मतलब ये कि बिहार जो हमारा प्रदेश है वहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बनने वाला है। सेकंड टाइगर रिजर्व वहां की जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बनाया जा रहा है, और ये साल खत्म होते होते सेकंड टाइगर रिजर्व जो बिहार का है वो शुरू हो जाएगा, जिसका नाम क्या रहने वाला है, कैमूर टाइगर रिजर्व। अब सवाल उठता है कि अगर ये सेकंड टाइगर रिजर्व है तो फिर पहला टाइगर रिजर्व भी होना चाहिए। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका जवाब है बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये वेस्ट चंपारण या फिर पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। ऑफिशियल्स आर वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर डिक्लेयरिंग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। तो अभी फिलहाल जिस एक चीज के चलते हुआ नहीं है या फिर दिसंबर के एंड तक ये पूरा हो जाने की संभावना है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का अप्रूवल। एक बार जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या फिर एनटीसीए का अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद में जो ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बार जब इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया तो इसके कंजर्वेशन के लिए फिर ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे फंड्स और बाकी चीजें मुहैया कराई जाएंगी और भी काफी सारा प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। तो हमको ये याद रखना है। देखिए, अब ये न्यूज शेयर करने की वजह आपसे यह है, कई बार इस तरीके से टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं या फिर नेशनल पार्क कहाँ पर है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बीच बीच में इस तरीके से जो नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं या टाइगर सेंचुरीज बनाई जाती हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, ये बीच बीच में न्यूज में आते रहते हैं। अगर एक आध सवाल आ गया तो अपने को ध्यान में रखना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो चाहे कैमूर टाइगर रिजर्व हो, दोनों बिहार में। क्वेश्चन भी अगर आया तो बड़ा स्ट्रेट आएगा कि भाई ये फलाना फलाना टाइगर रिजर्व या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ये नेशनल पार्क कहां पर है। जनरली नेशनल पार्क तो अब नहीं पूछा जाता क्योंकि नेशनल पार्क बड़े गिने चुने तो लोग रख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अच्छी खासी हैं और टाइगर रिजर्व भी काफी सारे हैं, तो उतना कई बार लोग जो है उसको छोड़ देते हैं। तो अपन कम से कम इतना कर सकते हैं कि न्यूज में लगातार जो बने हुए हैं उतना अपने याद रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये न्यूज आपके साथ में शेयर करी है। क्वेश्चन अगर आया तो सीधा सीधा आएगा कि फलाना फलाना आपका टाइगर रिजर्व कहां पर आपको देखने के लिए मिलता है या फिर कौन से स्टेट में है आप ये बता दीजिए। बिहार में दो पड़ते हैं, पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और जो आपका वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा अब बनाया जा रहा है कैमूर टाइगर रिजर्व, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। चले, हमको ध्यान रखनी है चीजें। और एक बात और कि टाइगर रिजर्व अगर किसी को डिक्लेयर करना है किसी सेंचुरी वगैरह को तो उसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन लगती है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। चले, थर्ड न्यूज या नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। चले, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंडेड आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA इन ऑलमोस्ट एंटायर स्टेट। मतलब ये कि मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने पूरे के पूरे राज्य में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको कई बार हम लोग शॉर्ट में AFSPA या फिर आफ्सपा भी बोलते हैं, उसको ऑलमोस्ट पूरे राज्य में एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये न्यूज एज सच अपने कुछ खास काम की नहीं है कि मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पूरे राज्य में आफ्सपा जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये न्यूज एज सच अपने काम की नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या चीज होती है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि AFSPA या फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या फिर आफ्सपा काफी वक्त से न्यूज में बना हुआ है। काफी बार खबरें आती रहती हैं कि भाई इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ से हटाने की डिमांड हो रही है, इस तरीके से। तो होता क्या है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो अपने को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया तो ये नहीं पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में कौन से राज्य में लगा दिया गया है या फिर कौन से राज्य से हटा दिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता क्या है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ जनरल प्रोविजंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे प्रीलिम्स में तो पूछे जा सकते हैं, तो वो अपने को पता होने चाहिए। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आफ्सपा को 1958 में पास किया गया था। अंडर इट एन एरिया इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया। Army and CAPF operating in a disturbed area has power to kill anyone acting in contravention of the law, arrest people and search premises without a warrant, and protection from legal suits without union government sanction। मतलब ये कि ये जो कानून है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में पास किया गया था। पहली बात, इस कानून के तहत में केंद्र सरकार या इस कानून के तहत में केंद्र सरकार किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है, किसी एरिया में अगर इस तरीके की स्थिति बनती है कि वहां पे लोकल जो प्रशासन है, लोकल जो पुलिस है, उनके बस में चीजें नहीं आ रही हैं, वायलेंस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, एंड आर्म्ड रेबेलियन जैसी स्थिति बन गई है या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया है वगैरह वगैरह, ऐसी अगर कुछ परिस्थितियां हैं तो सरकार जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत में उस पूरे के पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। अब एक बार अगर किसी क्षेत्र को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत में अगर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया, उसके बाद फिर वहां पे या तो आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है या फिर केंद्रीय पुलिस बल जो होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं, उनको डिप्लॉय किया जाता है, जिसमें BSF आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, या CRPF आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। इस तरीके से BSF, CRPF, ITBP जितनी भी है आपकी CAPF हैं, ये सारी की सारी आती हैं। तो किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने के बाद में या तो वहां पे आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है या वहां पे CAPF को डिप्लॉय किया जाता है। कई बार आर्मी और CAPF दोनों को डिप्लॉय किया जाता है। अब ये लोग जब डिस्टर्ब एरिया में ऑपरेट करते हैं तो उसके बाद में इनके पास में ये पावर होता है आफ्सपा के तहत में कि ये अगर वहां पे कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर
ब्रेक कर रहा है, अगर किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो वो उसको ऑन स्पॉट गोली मार सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनको खबर लगती है या फिर इनको शंका होती है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो संदिग्ध है या फिर वो उसकी जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है, इसको जो है डिटेन करके इससे पूछताछ करना जरूरी है। तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया में। तीसरा, किसी भी जगह की या किसी भी प्रेमाइसेस की, किसी भी घर की तलाशी ली जा सकती है बिना वारंट के। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारी एक्टिविटीज जब सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल करते हैं, तो देखिए होता है क्या है, डिस्टर्ब्ड एरियाज में कई सारी तरीके की चीजें होती हैं। कई बार जो आपके निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो जाता है, कई बार गलत काम भी हो जाते हैं, तो आप और भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं। मगर पॉइंट यह है कि किसी भी तरीके का लीगल सूट जो है उसके बाद में आर्म फोर्सेस के लोगों के ऊपर लाया नहीं जा सकता, उनके ऊपर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता जब तक यूनियन गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन ना मिल जाए। ये अपने को ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एएफएसपीए की क्या कहानी है। सपोज कर लीजिए कि आपके देश का कोई एक ये क्षेत्र है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं इसको यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, लॉ एंड ओ, एल एंड ओ। तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है, पुलिस के बस में कुछ नहीं आ रहा। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि कहीं पर कुछ इस एरिया में कहीं पे कुछ शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, धरना हो रहा था, और वो एकदम से वायलेंट हो गया, लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी वगैरह वगैरह। अब पुलिस को जो है परमिशन लेना पड़ेगी, पुलिस ने जो है लाठी डंडे चलाकर, लाठीचार्ज करके किसी तरीके से परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, मगर भीड़ जो है वो उग्र हो गई और उन्होंने दंगा शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दी, परिस्थितियां जो है खराब करना शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में यह है कि पुलिस को परमिशन लेना पड़ेगी प्रशासन से, आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनसे, कि भाई हमें फायर ओपन करने दिया जाए। अल्टीमेटली फिर इनको परमिशन मिलेगी, ये फायर ओपन करेंगे, और फायर ओपन करने के बाद में भीड़ को जो है काबू में लेकर आएंगे, भीड़ को तीतर बीतर करेंगे एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे। नॉर्मल परिस्थितियों में ये होता है, और स्थिति जो है फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। कुछ वक्त तक के लिए आप कर्फ्यू लगा दोगे या फिर या धारा 144 लगा दोगे, एंड परिस्थितियों को नॉर्मलाइज करके फिर आपका जो सामान्य जीवन है उसको आप एज इट इज कंटिन्यू करवाओगे। अभी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हुई थी, बट उसको स्टेट की जो फोर्सेज है उन्होंने कंट्रोल कर लिया। सपोज कर लीजिए कि ये जो धरना का एग्जाम्पल हम इसको आगे लेकर चलते हैं, पुलिस फोर्स ने फायर भी करके ओपन करके देख लिया और भी चीजें करके देख ली, बट ये जो हिंसा थी वो रुकी नहीं। पता चला कि ये हिंसा और भी जो है दूसरे क्षेत्रों में फैल गई, और कई जगहों पर जो है इसने कम्युनल रूप ले लिया, कई जगहों पर किसी और तरीके का रूप ले लिया, और एक सेक्टेरियन बेसिस पर जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बहुत तमाशा होना जो है शुरू हो गया। अब इतने बड़े लेवल पर जो है वायलेंस होने लगा कि पुलिस फोर्सेस के बस में रह नहीं गया इसको हैंडल करना। अब क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको आर्मी बुलाना पड़ेगी, या फिर आपको आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, या फिर दोनों को बुलाना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई और पुलिस के बस में कुछ नहीं है तो आपने फौज को बोल दिया कि जाके वहां पर जो है स्थितियों को संभाल लो। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इस पूरे के पूरे क्षेत्र को यहां पर आफ्सपा लागू होगा। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, यहां पे ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि भैया यहां पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया। अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत में इस जगह को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। अब एक बार जब यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद में यहाँ पे फौज को उतारा जाएगा, या तो आर्मी उतारी जाएगी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और भी काफी सारी दूसरी सीआईएसएफ और भी जो दूसरी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो दूसरी फोर्सेस हैं वो आती हैं, इनमें से किसी को उतारा जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों को उतारा जाए। अब ये लोग यहाँ पर उतरकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सामान्य परिस्थितियां रहती हैं तो पुलिस को तो फायर ओपन करने के पहले परमिशन लेना पड़ती है, ये इस तरीके की परमिशन नहीं लेते। अब यहां पर जब इनको उतार दिया गया तो इनके पास में अब पूरी आजादी है, फ्री, आपको एक तरीके से कह सकते हैं फ्री हैंड दे दिया गया है कि भैया कुछ भी करो बट लॉ एंड ऑर्डर को, परिस्थितियों को हैंडल करो। अब यहां पर लेट से कि कोई व्यक्ति आपको दिखा आग लगाता हुआ, पेट्रोल बम फेंक रहा है, इस तरीके के नाटक कर रहा है, तो यहां पर फिर अब सीआरपीएफ या फिर सीएपीएफ की कोई भी दूसरी जो आपकी कंपनी है, दूसरी कोई बॉडी है, या आर्मी के लोग फिर ये नहीं सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी, वो
स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मार देंगे उसे। या फिर इस कहने का मेरा जो लॉजिक है या जो तात्पर्य है वो ये है कि जो पहला पॉइंट है कि एक बार सीएपीएफ या फिर आर्मी को आपने उतार दिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर कर एएफएसपीए में, तो उसके बाद में वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति लॉ के खिलाफ काम करता है तो उनके पास में पूरी परमिशन है कि वो उसको मार सकते हैं। और इसके लिए उनको किसी से कोई परमिशन, फायर ओपन करने के पहले कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगी, जैसा सामान्य परिस्थितियों में होता है जब पुलिस पुलिस को परमिशन लेना पड़ती है। दूसरा, अगर किसी को अरेस्ट करना है या फिर अगर किसी को डिटेन करना है तो वो चीज भी हो जाएगी। किसी की अगर तलाशी वगैरह लेनी है प्रेमाइसेस वगैरह की, तो ये सारी चीजों के लिए जो नॉर्मली आपको वारंट लेना पड़ता है वो सब लेने की भी जरूरत नहीं है। और देखिए फिर वही बात कि इंसानी इस तरीके के जब कंफ्लिक्ट होते हैं तो कई बार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि होता ही होता है, बट कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कई बार अन्याय हो जाता है, कई बार एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है, कोई निर्दोष भी मारा जा सकता है, कई बार बहुत ज्यादा एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। पर देखिए पॉइंट यह है कि जब आपको अल्टीमेटली ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ गई है कि भाई देश की अखंडता जो है खतरे में है, देन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली बात है। फिर जंग और प्यार में सब जायज होता है, वो वाली परिस्थिति है। तो बाद में फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने अपनी ड्यूटीज निभाते हुए ये कर दिया वो कर दिया इसलिए हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस ठोक रहे हैं और किसी फौजी के खिलाफ या किसी सीएपीएफ के अफसर के खिलाफ आप केस लगाने पहुंच जाओ। ऐसा नहीं होता। अगर आफ्सपा के तहत में कार्रवाई की गई थी तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको सैंक्शन नहीं मिलते तब तक आप कोर्ट में कोई केस लेकर जा नहीं सकते उनके खिलाफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के चलते फोर्सेस को फिर फ्री हैंड मिलता है और वो फिर बुरी से बुरी परिस्थितियों में जाकर ऑपरेट करती हैं और वहां से हमारे लिए आप लॉ एंड ऑर्डर जो है रिस्टोर कर कर लाती हैं। आफ्सपा और आफ्सपा के तहत में हमारी फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म का ही नतीजा है कि भारत शायद अकेला ऐसा देश है जहां पे इंसर्जेंसीज खत्म हुई हैं। पंजाब में इतना नाटक हुआ मगर अल्टीमेटली हमने खत्म कर दी वहां पे इंसर्जेंसी। जम्मू कश्मीर में 10 साल से ज्यादा हमको एक तरीके से लड़ाई लड़ना पड़ी, सिविल वॉर जैसी स्थितियां बन गई, 10 नाटक हुए, बट हम लोग चीजों को कंट्रोल में ले आए। नॉर्थ ईस्ट में 50 तमाशे हुए मगर 70 साल से लड़ाई झगड़े हुए, सारी बातें हुई, बट अल्टीमेटली हमने उनको कंट्रोल में कर लिया। तो वही बात है, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह आफ्सपा और आफ्सा के तहत में हमारे फोर्सेस का प्रोफेशनलिज्म है। और इस एक्ट के तहत में जो फ्री हैंड उनको मिलता है वो है जिसके तहत वो सारी चीजों को कंट्रोल में लेकर आते हैं। तो ये आफ्सपा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है। अब एक बात और याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है आफ्सपा के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अगर कहीं पर आफ्सपा लगाना है तो स्पेसिफिकली अगर कहीं पर एक्सटेंड करना है आफ्सपा लगाना है तो प्रोमिनेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में फैसला लेती है। मगर अगर कहीं पे आफ्सपा लगा हुआ है और उसको आपको एक्सटेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जारी कर सकती है। तो यहाँ पर लेट से हमने पहली लाइन क्या पढ़ी थी कि भाई मणिपुर में जो है गवर्नमेंट ने, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आफ्सपा को पूरे के पूरे स्टेट में ऑलमोस्ट लगा दिया। तो जनरली आफ्सपा लगाना है जो है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, और अगर एक्सटेंड भी करना है तो वो काम भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर दोनों कर सकती हैं, साथ में कंबाइन तौर पे भी या फिर इंडिविजुअली भी। चले, तो ये जो है आफ्सपा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रही जो अपने को ध्यान में रखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग 29 सितंबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो दूसरे दोस्त जो यूपीएससी के लिए या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए या फिर किसी ऐसे दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आता है, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।